हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91A। हमारा वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91A। इस वीडियो के अंदर हम ये एनालाइज करेंगे कि किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए जिससे कि हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91A को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर ये वाला ऑब्जेक्शन आ ही चुका है तो आपको अपने रिप्लाई के अंदर किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जिससे कि ये ऑब्जेक्शन वेव ऑफ हो सके। अब आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कहते किसको हैं। व्हाट डज ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन मीन। अब देखिए, ट्रेडमार्क जो होता है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मान के चलिए कि इसके अंदर अप्रॉक्स जो होता है वो 8 महीने का टाइम लगता है। इसकी वजह से ये एक टीडीएस प्रोसेस बन जाता है। अब जो आपका ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जब भी आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं उसके बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म। जो पहला स्टेप है वो आपका है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को इंस्पेक्ट करता कौन है, सेकंड क्वेश्चन। उसका आंसर है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करता है। जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको इंस्पेक्ट करेगा आपका एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क। देन अब मान के चलिए जब वो इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देता है और आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, उस बेस के ऊपर उन एलिमेंट्स की वजह से आपके ऊपर जो सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है। और उसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है वो आपकी ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन होती है, जो आपने अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होता है, उस पर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट को इशू कर देता है, रेज कर देता है। जैसे ही वो रेज करता है तो उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर आखिर होता क्या है, उसके अंदर होता है आपका ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर स्टे लग जाता है उसकी प्रोसेसिंग के अंदर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन को हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमने पहले ये बोला कि ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर दे दिए जाते हैं जब वो आपको रेज करके दी जाती है, मेल की जाती है। अब देखिए, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सेक्शन 9 के अंदर, एक होता है आपका सेक्शन 11 के अंदर। अब जो सेक्शन 9 के अंदर का जो ऑब्जेक्शन होता है वो सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से रेज किया जाता है एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन के ऊपर, और इस वजह से इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन होता है वो रेज किया जाता है आपके किसी और रजिस्टर्ड मार्क, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन से पहले कोई मार्क रजिस्टर्ड है और वो ट्रेडमार्क डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है उस केस के ऊपर, या फिर कोई ऐसा मार्क जो कि अनरजिस्टर्ड है बट अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग चल रहा है, उस केस के अंदर आपको सेक्शन 11 दे दिया जाता है। और इसलिए सेक्शन 11 की हेडिंग होती है रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, ये है आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसके अंदर आपको ये बताया गया है, ये आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 91A। अब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं कि आखिर जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर आप हेडिंग में देखोगे तो यहाँ दिया जाता है आपका रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर के अंदर आपका ये ट्रेडमार्क की डायरेक्टरी होती है, कोड होता है, ये EXM का मतलब एग्जामिनेशन होता है, देन ये आपका ईयर होता है जिस ईयर को ये बिलोंग करती है। उसके बाद यहाँ पे आप मेन एलिमेंट देखोगे तो यहाँ उस डिपार्टमेंट का नाम होता है जहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन चल रही होती है। तो ये वाली एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो दिल्ली से इशू की गई है और इसकी प्रोसेसिंग दिल्ली के अंदर ही चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नाम होता है और यहाँ पे उसका एड्रेस दिया जाता है, देन आपका एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जिस क्लास में करी गई है वहाँ दिया जाता है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर या सेकेंड पैराग्राफ के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर केस, जैसे कि इस
एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जो कि है अंडर सेक्शन 91A। अब इसके अंदर देखें तो इसमें बोला गया है द मार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव एंड एज सच इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि जो अबव एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिफ्यूज। लायबल टू बी रिफ्यूज का ये मतलब कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ये एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रहा है, कि इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। इसको कभी भी कोई भी रिजेक्शन का यहाँ पे ऑर्डर का जिक्र ना तो किया गया है ना ही दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन से रिलेटेड तो है नहीं। सो यहाँ पे आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब आप आइए, यहाँ पे लायबल टू बी रिफ्यूज का मतलब है कि डिपार्टमेंट में जो एग्जामिनर है उसको कुछ डाउट हुआ है जिसका आपको सॉल्यूशन देना है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर इसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, बट आपको एक शो कॉज हियरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा जिसके अंदर आप आके एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि सर मेरी ये जो मार्क है जो मैंने सबमिट किया है ये अपने आप में यूनिक है एंड ये सेक्शन 9 के अंदर फॉल नहीं करता है, सो आप काइंडली इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए, जो आपका रिप्लाई होता है या फिर जो भी आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देने होते हैं वो विद इन 1 मंथ देने होते हैं, या फिर एज पर द टाइम स्पेसिफाइड इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो उसके अंदर ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अबेंडन कर दी जाएगी अगर आप टाइम पे अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पीछे हमने देखा कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो अंडर सेक्शन 91A रेज कर दी गई है। अब इसके हमारे पर एक और क्वेरी रेज होती है कि सेक्शन 91A आखिर होता क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम फाइनली सेक्शन 91A को इन डेप्थ के अंदर। अब पहले हम रीड करते हैं कि सेक्शन 91A कहता क्या है। सेक्शन 91A कहता है द ट्रेडमार्क्स विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दैट इज टू से not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हाईलाइट करे गए हैं जिसके बेस पे सेक्शन 91A को, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आपका सेक्शन 91A अप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहला पॉइंट आता है कि ये नॉन डिस्टिंक्टिव है। सेकंड बोलता है कि ये नॉन डिफरेंशिएशन होती है इसके अंदर। और जो लास्ट के 3 और 4 पॉइंट है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया है एंड मार्केट प्लेयर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया गया है। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में बोला गया कि नॉन डिस्टिंक्टिव है। जो मार्क कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो कि जनरल नेचर के होते हैं और इसकी वजह से वो यूनिक नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर 2 चीज़ों की कमी होती है। पहला ये होता है कि वो इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस उसके अंदर नहीं होता। दूसरा क्या है कि उसके अंदर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होता। इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा नाम दिया जो कि पढ़ने में ही यूनिक लग रहा है, और एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने अपने ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर लिया एंड बिकॉज उसके यूजेज की वजह से मार्केट के अंदर आपने ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर दिए हैं जिसकी वजह से वो डिस्टिंक्ट बन चुका है, यूनिक बन चुका है। अब देखिए, इन दोनों में से किसी एक की भी एब्सेंस या दोनों की एब्सेंस की वजह से वो नॉन डिस्टिंक्टिव मान लिया जाता है। अब उसकी वजह से आपका पॉइंट नंबर 2 रेज हो जाता है जो कि बोला जाता है नॉन डिफरेंशिएशन। मतलब मार्क इफ प्रेजेंटेड इन पब्लिक, अगर पब्लिक के अंदर आपके मार्क को प्रेजेंट किया जाए तो उसकी वो पोजीशन है ही नहीं जिसकी वजह से वो किसी और मार्क से सेपरेट स्टैंड आउट कर सके। मतलब अगर आपने मार्केट के अंदर अपना मार्क रख दिया और कंपटीटर का मार्क रख दिया तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बिलोंग करता किसको है। इसको बोला जाता है नॉन डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे 3rd एंड 4th पॉइंट के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक पहला है गुड्स एंड सर्विसेज एंड 4th पॉइंट के अंदर है मार्केट प्लेयर्स। सो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या। अब देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके मार्क ने कवर करे हैं वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं अगर हम आपके मार्क को ही सिर्फ कंसिडर कर लें। सपोज आपने अपना ट्रेडमार्क अप्लाई किया रेड टोमेटो के नाम से, आपने एक रेड लिख दिया, साथ में आपने लिख दिया टोमेटो, और इसको आपने दिया TO, देन आपने M टोमेटो लिख दिया आपने, ठीक है, रेड टोमेटो। टोमेटो भी नहीं दिया आपने, यहाँ टोमेटो लिखा और यहाँ पे एक टोमेटो जैसा फिगर दे दिया जिसके अंदर एक डंडी आ गई, उसकी देन आपने यहाँ पे लीव्स बना दी। अब आपने बेसिकली ये अनार की तरह डिज़ाइन दे दिया है, बट ये मान के चलिए कि आपने एक डिवाइस मार्क दिया है रेड टोमेटो जैसा और आपने उसका लिख दिया रेड टोमेटो। देन अगर मार्केट में इसको रख दिया जाए तो ये अपने आप में यूनिक बनता ही नहीं है
क्यों? रीजन बीइंग टोमेटो लाल रंग का ही होता है और आपने वैसे भी रेड लेके रखा है। देन अगर आप मार्केट में रख दो मुझे रेड टोमेटो पे जाना है तो बंदा बता नहीं पाएगा कि किधर की साइड है। आपका मार्क अपने आप में यूनिक तब माना जाएगा जब मार्केट के अंदर विदाउट एनी हेल्प पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज कर ले। उसके बाद यहाँ पे दिया जाता है, इसकी वजह से फोर्थ पॉइंट भी इशू रेज कर दिया जाता है जिसके अंदर बोला जाता है मार्केट प्लेयर्स का। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है? मार्क ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू लिंक इटसेल्फ विद द एप्लीकेंट एंड कंफ्यूज द पब्लिक इन परचेजिंग। मतलब पब्लिक परचेजिंग, जो परचेजिंग पब्लिक होती है, जो आपका माल खरीदने आ रही है मार्केट के अंदर, वो कंफ्यूज हो जाएगी आपके मार्क की वजह से कि ये आपका मार्क है कि कंपटीटर का मार्क है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या डिस्टिंक्टिवनेस है, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाएगी। अब हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका दिया है यूएम अल्ट्रा क्लीन, या फिर ये दे दिया बाइक हाउस, या फिर आप यहाँ देखेंगे तो सिक्वेंशियल कार्ट हो गया, या आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये हार्ड रॉक दे रखा है। अगर आप यहाँ देखें ये अल्ट्रा क्लीन है, ये क्लास 3 के अंदर ब्लीचिंग पाउडर गुड्स की डिस्क्रिप्शन में इसको डाला गया है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। सो अल्ट्रा क्लीन अपने आप में देखा जाए तो यूनिक है नहीं। अगर आप शॉपकीपर के पास जाकर के बोलते हैं कि मुझे अल्ट्रा क्लीन वाला ब्लीचिंग पाउडर दे दो, तो वो मार्केट के अंदर शॉपकीपर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि है क्या है। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज से देखें, उसके पास प्रोडक्ट पड़ा अल्ट्रा क्लीन का तो अलग बात है, बट अगर आप एक ऐसे मार्केट में जाकर के, एक मॉल में जाकर के बोलो मुझे अल्ट्रा क्लीन चाहिए और वो भी ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, तो ब्लीचिंग पाउडर का काम ही क्लीनिंग के रिगार्डिंग होता है, तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको दिया गया है बाइक हाउस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये बाइक हाउस है, इनका काम है सेल परचेज का सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, तो इन्होंने क्लास 35 के अंदर अप्लाई किया मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे देखिए बाइक हाउस से इन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट करा और अप्लाई कर दिया, तो ये भी 91A के अंदर फॉल कर जाएगा। रीजन बीइंग ये नॉन डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई भी एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस, क्योंकि इसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें उसकी यूजेज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यूजेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने, ठीक है। तो ये अपने आप में यूनिक तो रहा नहीं, और साथ में अपने जो ये सर्विस रेंडर कर रहा है और मार्केट के अंदर जो अदर कंपटीटर्स हैं उनकी सर्विस से भी ये सेग्रीगेट नहीं करवा पाएगा। ऐसे ही ये सिक्वेंशियल कार्ट है जिसको इन्होंने क्लास 30 के अंदर अप्लाई किया टी के अंदर कि ये चाय बेचेंगे इसके अंदर, बट ये सिक्वेंशियल कार्ट है। अभी आप नाम से पढ़ सकते हो कि ये नॉन डिस्टिंक्टिव है, फिगरेटिव भी नहीं है, इसके अंदर इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस भी नहीं है, और एज सच इन्होंने इसका यूजेज से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा हुआ। अब यहाँ पे आप आइए हार्ड रॉक। हार्ड रॉक का मतलब होता है सख्त और रॉक का मतलब पत्थर। अब इन्होंने दे दिया क्लास 19 के अंदर में, और ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर इनका मार्केट में प्रोडक्ट रख दिया जाए तो हार्ड रॉक अपने आप में भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर आप इसको नाम पढ़ोगे तो ये यूनिक नहीं है। हमने एप्लीकेंट का पर्सपेक्टिव नहीं चेक करना है, यहाँ पे हमें ये देखना कि मार्केट के अंदर ओवरऑल इंप्रेशन ये दे क्या रहा है, हमने उस चीज़ को एनालाइज करना है। और उसको जब हम एनालाइज करेंगे तो ये सेक्शन 91A के अंदर फॉल कर जाएगा और आपकी एप्लीकेशन पे लग जाएगा स्टे प्रोसेसिंग का रजिस्ट्रेशन से। अब देखिए, मान के चलिए आप एक फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्शन 91A का ऑब्जेक्शन ना ही रेज हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अवॉइड करना है जनरल यूज या फिर कोई भी जेनरिक नेचर का वर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउस हो गया, होम, टेबल, वुड, डायरेक्शन, शॉर्ट फॉर्म्स या स्पाइसेस। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने जनरल जैसे कि हार्ड रॉक ले लिया, ये दोनों टर्म्स जनरल हैं। ऐसे ही आपने बाइक हाउस में भी देखो तो भी जनरल नेचर के हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिकनेस है, बट ये अल्ट्रा क्लीन बोल दिया गया, साथ में इन्होंने यूएम लगाया। यूएम की वजह से थोड़ा सा यूनिक बना, बट ओवरऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरल नेचर की बनी। सेम गोज विद सिक्वेंशियल कार्ट ऑल्सो। सिक्वेंशियल कार्ट के अंदर सिर्फ स्पेलिंग क्या हेर फेर है, बाकी देखा जाए तो ये जनरल टर्म्स है। सीक्वेंस भी एक जेनरिक वर्ड है, कार्ड भी एक जेनरिक वर्ड है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, आपको हमेशा ओन इन्वेंटेड वर्ड्स रखने चाहिए, आपको डिक्शनरी मीनिंग वाले वर्ड नहीं रखने चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, बाइक का एक अपना डिक्शनरी मीनिंग है, हाउस का भी एक डिक्शनरी मीनिंग है, रॉक का भी एक डिक्शनरी मीनिंग है, हार्ड का भी एक डिक्शनरी मीनिंग है। यहाँ पे यूएम का कोई मीनिंग नहीं है, बट इसके अंदर आपने अल्ट्रा क्लीन का एक मतलब डाल दिया, जिसको अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो उसका एक नया मीनिंग बन जाता है, जो कि डिक्शनरी मीनिंग में कवर कर लिया जाएगा। ऐसे ही सिक्वेंशियल का भी एक डिक्शनरी मीनिंग होता है। अब आप यहाँ देखिए, थर्ड पॉइंट के अंदर हम आते हैं, जिसके अंदर बोला गया कि हमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके ट्रेडमार्क को डिस्क्राइब कर दे। अब आप यहाँ देखिए,
यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर दिया कि इन्होंने लिखा अल्ट्रा क्लीन, और वो भी क्लास 3 के अंदर ब्लीचिंग पाउडर में कर लिया। तो ये तो देखो डिस्क्राइब करने लग गया ना। आपको बेस लाइन या टैग लाइन के अंदर भी कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो कि डिस्क्राइब कर दें अपने आप को। आपको कभी भी मैस्कॉट या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिसका राइट आपके पास ना हो। उसके बाद हमेशा आपको अपने ओन इन्वेंटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमेशा ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले पब्लिक सर्च डायरेक्टरी जो आईपी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको चेक करना चाहिए, जिससे कि आप अपने अंदर सेक्शन 9 का जो ऑब्जेक्शन है उसके रेज होने के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। और हमेशा ये आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि आप हमेशा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक नॉलेज मिल जाए कि ये काम कैसे करता है, और आप अपने जो कॉस्ट है उसको सेव कर सकें, रादर देन जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है ट्रेडमार्क के अंदर आप उसको यूज़ कर सकें अपने बेनिफिट के लिए या बेनिफिशियली यूज़ कर सकें। अब मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर ही दिया है, उसके बाद क्या हो गया, आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ चुकी है। अब आपको किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करते वक्त, जिससे कि आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जो रेज हुआ है उसको वेव ऑफ कर दिए डिपार्टमेंट। तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आपका जो रिप्लाई है वो फोकस होना चाहिए किस पे, जो आपने ट्रेडमार्क सबमिट किया है आपको सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको उसकी स्पेलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको उसकी यूनिकनेस डिस्टिंक्टिवनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब आपको ये पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा किस टाइप का ऑब्जेक्शन रेज किया गया है आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रूव करने चाहिए, जिससे कि आप ये बता पाएंगे कि आपका मार्क जो है वो आपकी ट्रेड को सर्व नहीं कर पा रहा, और आपका जो मार्क है वो किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट नहीं कर पा रहा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे अल्ट्रा क्लीन है, इसके अंदर ये दोनों चीज़ों को कर रही है, इंडिकेशन इसने शुरू कर दी, इसकी वजह से इसके अंदर यूनिकनेस खत्म हो गई। ऐसे ही आपको हमेशा ये पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपका जो मार्क है वो डिस्टिंक्टिव है एज अपोज टू द ऑब्जेक्शन स्टेटेड इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आपको अपने यूजेस से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस को सबमिट करना चाहिए, जैसे कि आप अपने बिल्स को सबमिट कर सकते हो, आप अपने रीसेंट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस को सबमिट कर सकते हो इनके साथ में एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस, अपनी एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस को प्रूव करने के लिए, अपनी एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस को प्रूव करने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971687949। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं official@legalvalley.in पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।